नमस्कार दोस्तों, सृजन भविष्य के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने एक क्लास रिकॉर्ड की थी राजस्थान के ज्योग्राफी को लेकर, जो अपना टॉपिक था सामान्य जानकारी और राजस्थान। उसके बाद आगे का आज टॉपिक अपन शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। आज का टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। हालांकि बड़ा टॉपिक आज पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं जितना हो जाए आज करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। चलिए देखते हैं। जब राजस्थान की आप बात करते हैं तो इस तरह का राजस्थान का नक्शा है, और इसको जब ज्योग्राफिकली डिवाइड करेंगे आप तो राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो बीच में ये एक पट्टी सी बनाई है मैंने, ये भाग राजस्थान का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। इसको हम कहते हैं अरावली पर्वतमाला। इसका नाम है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम में और राजस्थान के खुद के भी उत्तर पश्चिम में ये जो भाग है, इसका नाम है उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान ये राजस्थान का पहला मानक, दूसरा भौगोलिक विभाग अरावली पर्वतमाला। फिर एक डिविडेशन यहाँ से होगा, ये लाइन यहाँ बनेगी, और ये जो भाग है जिसमें आप ब्लू कलर की लाइनिंग देख रहे हैं, उसमें तीसरा भाग आपका लिखा जाएगा। ये भाग कहलाता है पूर्वी मैदान, और चौथा भाग दक्षिणी पूर्वी पठार। चौथा भाग कहलाता है दक्षिण पूर्वी पठार। यानी राजस्थान को 4 भौगोलिक विभागों में बांटा जा सकता है। पहला उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कुछ एक बातें सबसे पहले कर लेते हैं। जैसे इसकी उत्पत्ति कहाँ से? उत्पत्ति इसकी मानी जाती है टैथिस सागर से। देखिए, कल जब मैं आपको बता रहा था कि पेंजिया एक समूह था, उस पेंजिया के टुकड़े हुए एक अंगारा लैंड बना, एक गोंडवाना लैंड बना। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच एक समुद्र बना जिसका नाम था टैथिस सागर। तो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान हमारा जो है वो टैथिस सागर की उत्पत्ति ही माना जाता है। फिर दूसरी चीज़ है कि ये राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में देखिए, कई किताबों में लिखा आता है 58%, कई किताबों में 61.11%। ले दे के आप कहेंगे कि ये 2/3 क्षेत्रफल पर, कुल क्षेत्रफल के 2/3 क्षेत्रफल पर उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान स्थित है। 2/3 क्षेत्रफल पर है, तो फिर इसके अंदर जनसंख्या कितनी रहती है? जनसंख्या उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। फिर इसकी जलवायु कैसी है? उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान की 2 तरह की जलवायु है। एक जलवायु जो इसकी है उसे हम शुष्क जलवायु कहते हैं, और एक अर्ध शुष्क जलवायु कहते हैं। शुष्क जलवायु जो है वहाँ पर आपको मरुद्भिद वनस्पति मिलेगी। कौन सी वनस्पति मिलेगी? मरुद्भिद। और जो अर्ध शुष्क जलवायु है, यहाँ पर आपको कंटीली वनस्पति मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी कैसी है? तो मिट्टी जो है यहाँ की रेतीली बलुई मिट्टी कही जाती है। मिट्टी कैसी होगी? रेतीली बलुई। और इसके बाद अगर पूछा जाए इन क्षेत्रों में फसलें कौन सी होती हैं, तो फसलों के अंदर मोठ, बाजरा, ग्वार आदि ये यहाँ की प्रमुख फसलें। तो देखिए, लगभग हमने एक उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान के 7 पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर किया। एक उत्पत्ति टैथिस सागर की, क्षेत्रफल 58%, 61.11 एक बार आरपीसी ने माना था। जनसंख्या 40% रहती है। जलवायु शुष्क तथा अर्धशुष्क 2 तरह की है। जहाँ शुष्क जलवायु वहाँ पर वनस्पति विभिन्न प्रकार की, जहाँ अर्धशुष्क जलवायु वहाँ वनस्पति मिलेगी कंटीली वनस्पति। मिट्टी रेतीली बलुई और फसलें में मोठ, बाजरा और ग्वार। तो
ले देके उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान के बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे। ले देके ये 7 मिनट यहाँ डिस्कस करेंगे। इसी तरह अरावली पर्वतमाला के लिए हम डिस्कस करेंगे। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति जो है वो गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। उत्पत्ति कहाँ से मानेंगे? गोंडवाना लैंड। कल मैंने बताया था कि एक अंगारा लैंड है, एक गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड से पूरा भारत पर बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है आप मानेंगे 9% क्षेत्रफल इसका लगभग है, क्योंकि ये 61, 69, 70, 23, 60 क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 9%। यहाँ कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? जनसंख्या का प्रतिशत रहेगा 11%, जनसंख्या 10%। इसके बाद जलवायु, यहाँ की जलवायु जो है वो उप आर्द्र की है। वनस्पति यहाँ पाई जाएगी, वो चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला तो पर्वतीय वनस्पति पाई जाएगी। इसके अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी का प्रकार होगा लाल, भूरी, कंकरीली मिट्टी यहाँ की विशेषता है। लाल, भूरी और कंकरीली मिट्टी। इसके बाद जब अगर आप इसमें बात करें कि मिट्टी के बाद फसलें कौन सी होंगी, तो फसलों के अंदर लाल मिट्टी के अंदर एक तो तंबाकू की फसल और एक मक्का। तंबाकू और मक्का 2 फसलें महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें भी लगभग यही एक उत्पत्ति, क्षेत्रफल, जनसंख्या, फिर जलवायु, वनस्पति, मिट्टी और साथ लगभग 7 यहाँ पर भी हमने पॉइंट आउट कर दिया। अब बात करते हैं पूरी मैदान। पूरी मैदान की उत्पत्ति मानी जाती है टेथिस सागर से। किससे मानी जाती है? टेथिस सागर से। देखिए आपका चाहे उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है चाहे पूरी मैदान है, दोनों की उत्पत्ति किससे? टेथिस सागर से। क्षेत्रफल यहाँ का 23% क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल का, जिसके अंदर टोटल जनसंख्या का 39% निवास करती है। इसकी जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है, और जो वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति यहाँ पर मिलेगी आपको पतझड़ीय वनस्पति। कैसी वनस्पति मिलेगी? पतझड़ी वनस्पति। फिर बात करेंगे मिट्टी की, तो इसके अंदर रेतीली, दोमट मिट्टी, या जिसका एक और नाम है वो नाम है रेतीली दोमट के अलावा जलोढ़ दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। अब बात करें लास्ट, फसलें कौन कौन सी लेंगे यहाँ पर? फसलों में यहाँ मिलेगी गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि। सोयाबीन, सरसों, गेहूं, जौ, चना, सारे तरह की फसलें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद बात करें दक्षिणी पूर्वी पठार। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है गोंडवाना लैंड। देखिए एक पर्वत है आपके और एक पठार, दोनों पर्वत और पठार की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से। क्षेत्रफल में ये लगभग कुल क्षेत्रफल का कई किताबों में 7% दिखाता है, कईयों में 6.89% लगभग क्षेत्रफल इसका आता है। अगर आप यहाँ 61.11 लेंगे तो वहाँ 6.89 मिल जाएगा। जनसंख्या यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास है। ठीक है। इसके बाद जलवायु, इसकी जलवायु जो है वो अति आर्द्र प्रकार की है। यहाँ मानसूनी सवाना वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी जो है यहाँ पर काली मिट्टी प्राप्त होगी, और काली मिट्टी के अंदर 3 फसलें अफीम, सोयाबीन और कपास, यानी अशोक, अफीम, सोयाबीन, कपास, ये आपको प्राप्त होगा। तो जैसे ही हम भौगोलिक डिवीजन पढ़ते हैं तो हमें लगभग ये पता होना चाहिए कि साहब राजस्थान को 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। चारों भागों के नाम हो गए उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वतमाला, इसके अतिरिक्त तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। आप इसको एक सारणीबद्ध तरीके से भी अपनी नोटबुक में ले सकते हैं। चाहो तो एक चित्र बना के उसमें चारों लिख सकते हैं। उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान की उत्पत्ति 33 सागर, क्षेत्रफल 58% है, 61.11, जनसंख्या 40%, जलवायु शुष्क और
अर्ध शुष्क दो तरह की। यहाँ पर वनस्पति मिलेगी आपको मनुद्भिद या कंटीली प्रकार की। मिट्टी या रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है जिसके अंदर मोठ, ग्वार, बाजरा जैसी फसलें होती हैं। फिर आपको बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की वापिस। गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति है, क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%। वहाँ की जलवायु है उपाद्र और वनस्पति, ये जो पर्वतीय लिखी है इसकी वनस्पति। वनस्पति कैसी पाई जाएगी? पर्वतीय। मिट्टी लाल पीली, फसलें तंबाकू और मक्का दो तरह। फिर पूर्वी मैदान इसकी उत्पत्ति 33 सागर से, क्षेत्रफल 23, जनसंख्या 39, जलवायु आर्द्र, वनस्पति पतझड़ी है, मिट्टी जलोढ़ दोमट जहाँ पर गेहूँ, जौ, चना, सरसों, सोयाबीन सारी तरह की फसलें मिल जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से, क्षेत्रफल 7% या 6.89% लगभग यही रहता है। जनसंख्या यहाँ 11%, अति आर्द्र जलवायु यहाँ पाई जाती है। मानसूनी सवाना वनस्पति मिलती है। काली मिट्टी, अति आर्द्र का मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात राजस्थान की देखने को मिलती है। काली मिट्टी के अंदर अफीम, सोयाबीन और कपास, ये नाम से याद रख सकते हैं। अशोक, अशोक की मिट्टी कैसी है? काली, तो काली अशोक से याद रखें। मोटा मोटी ये आपका शुरू का भौगोलिक विभाजन जो था हो गया। फिर अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, फिर अरावली, फिर पूर्वी मैदान और फिर दक्षिण पूर्वी मैदान। तो जिनको ये उतारे उतार लीजिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप करते रहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय के अंदर आपको नॉलेज दे दीजिए ना, ताकि आप बाद में इसको धीरे धीरे घर पर लिख के पढ़ के जब आप पढ़ रहे हैं, आप जब देख रहे हैं चैनल को, उसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि नोटबुक लेके बैठे, ताकि जो भी लिखाया जाए या जो बोला जाए वो आप उतार लीजिए। उतारने के बाद फिर उसको घर पर बैठ के आराम से रिवाइज करिए। चलिए, चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग थी उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, इसी की बात करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान राजस्थान के लगभग, वैसे आपको बताया गया मैंने, 2/3 भूभाग में फैला हुआ है। और जब ये 2/3 भूभाग में फैला हुआ है तो 12 प्लस सिरोही के कुछ भाग इससे प्रभावित है। यानी 12 जिलों में तो पूर्णतया, उन 12 जिलों में नाम गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, इन जिलों में पूरी तरह से, और सिरोही का कुछ एक भाग जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो इससे जुड़ा हुआ है। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान को ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन डेजर्ट, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन डेजर्ट का पूरी विस्तार माना जाता है। ये वही डेजर्ट है जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है, उसका पूर्वी विस्तार ये माना जाता है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन डेजर्ट है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। यहाँ जब हम बात करते हैं कि ये मरुस्थल है तो इसके अंदर 3 तरह के मरुस्थलीय संरचनाएं पाई जाती है, या मरुस्थल को भी 3 तरह के बांट सकते हैं, इर्क, रेग और हम्माद। इर्क जो है ये पूर्णतया रेतीला मरुस्थल है, यानी जहां पर रेत के कारण मरुस्थल हो उस मरुस्थल को हम कहते हैं इर्क मरुस्थल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हम्माद। हम्माद जो है वो पूर्णतया पथरीला मरुस्थल, इसका नाम है पूर्णतया पथरीला मरुस्थल, और नाम से क्या जाना जाता है? हम्माद। कई किताबों में हम्मादा लिखा होता है, वो एक ही चीज है, वो एक्चुअली इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, वहां दिक्कत आ जाती है। रेग, रेग जो है इन दोनों का मिक्स रेतीला प्लस पथरीला, जहाँ दोनों तरह के मरुस्थल मिले उससे हम क्या कहते हैं? रेग। अगर संरचना के हिसाब से ये है तो स्थिति के हिसाब से
पूर्णतया हमाद मरुस्थल जो है वो कहाँ पाया जाता है? पोखरण के। पोखरण जो रामलीला के ठीक आगे का क्षेत्र है वहाँ पर पूर्णतया हमाद मरुस्थल आपको मिलेगा। और जैसलमेर एकमात्र जिला है जिसमें तीनों प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसलमेर में तीनों प्रकार के मरुस्थल आपको मिल जाएंगे। चलिए इससे आगे बातें करते हैं। देखिए इससे आगे छोटा सा टॉपिक है, वो वर्षा रेखाओं से संबंधित है। क्या कहते हैं? वर्षा रेखा। देखिए क्या होती है, कैसे होती है। ये आपके राजस्थान का नक्शा है। इस राजस्थान के अंदर जैसे मैंने कहा कि जब कभी भी राजस्थान बनाओ तो उसके अंदर एक चीज सबसे पहले बना लिया करो, उसका नाम है अरावली पर्वत। ये बीच में जो बीम जैसे पड़ा है अरावली को, वैसे नाम ही ऐसे ये बीम लाइन है क्रॉस, तो ये अरावली पर्वत है। अब वर्षा रेखाएं जो है वो क्या है? देखिए राजस्थान में 3 तरह की वर्षा रेखा है। ये पहली वर्षा रेखा जो यहाँ से गुजरती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसे कहा जाता है। इसका नाम है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। एक वर्षा रेखा जो इसके नजदीक से गुजरती है, अरावली पर्वतमाला और पूर्वी मैदान के लगभग बीच से गुजरती है, उसका नाम है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसका नाम है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके अतिरिक्त एक वर्षा रेखा जो यहाँ से गुजरती है पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार की सीमा पर 75 सेमी वर्षा रेखा इसे कहा जाता है। ये 3 तरह की वर्षा रेखाएं अपनी। अभी है क्या 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 क्वेश्चन आते हैं वो समझिए। देखिए 25 सेमी वर्षा रेखा जो है वो एक क्षेत्र से गुजरती है जिसका नाम है उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। ये किससे गुजरती है? उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान से ही गुजरती है। और उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में बांट देती है। एक भाग का नाम है थार का मरुस्थल या जिसे महान भारतीय मरुस्थल कहते हैं उसको, और दूसरा भाग जिसे हम कहते हैं राजस्थान बांग्ला। ध्यान देंगे। अब मैं नक्शे में आपको बताता हूँ कि ये जो एरिया है जिसे हमने अलग से लाइनिंग की है अरावली के अलावा, मैं क्रॉस लाइन करके इसको अलग कर देता हूँ। ये जो एरिया है इसको हम कहेंगे राजस्थान बांग्ला, और ये जो व्हाइट वाला एरिया जिसको हमने कहीं से मार्किंग नहीं की है वो थार का मरुस्थल। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है ये एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया। इसके एक तरफ राजस्थान का नाम हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान और एक तरफ नाम हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। इसके अतिरिक्त ये क्या कार्य करेंगे? ये अरावली और पूर्वी मैदान दोनों की सीमा बनाएगी। अरावली तथा पूर्वी मैदान की सीमा पर स्थित वर्षा रेखा 75 सेमी वर्षा रेखा। इसका कार्य है पूर्वी मैदान तथा दक्षिणी पूर्वी पठार की सीमा बनाना। पूर्वी मैदान तथा दक्षिणी पूर्वी पठार की सीमा। तो 3 तरह की वर्षा रेखाएं यहाँ पर, तीनों तरह की वर्षा रेखाएं को आपको देखना है। ये 2 भागों में बांट देते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है लघु मरुस्थल किसे? लघु मरुस्थल जो है वो बीकानेर से कच्छ तक फैला हुआ मरुस्थल जो है उससे हम लघु मरुस्थल कहते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है बालू का स्तूप।
बालू का स्तूप और उसके प्रकार। देखिए राजस्थान में जब उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान की बात करते हैं तो बहुत सी रेत की आकृतियां बनती है और उन्हीं रेत की आकृतियों को क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। देखिए मुख्यतः कितने प्रकार के हैं। पहला बालू का स्तूप जिसे बरखान या बरछान कहते हैं, ये अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, यानी चांद की तरह, आधे चांद की तरह अर्धचंद्राकार होता है। साथ ही गतिशील होता है। गतिशील का मतलब अपना स्थान लगातार बदलता रहता है। लगभग पूरे और शेखावाटी क्षेत्र में भी ये बहुत अधिकता से पाया जाता है। बरछान के बाद एक जिसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की क्या विशेषता है ये समझिए। जैसे मानिए कि हवा की दिशा ये है, ये आपके पवन की दिशा है, तो पवन की दिशा के लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप, इन्हें कहा जाता है पवन की दिशा के लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तीसरे प्रकार के अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो है ये पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य। इसके अतिरिक्त एक जो टाइप और है जैसे धरियन या इनको कहा जाता है धारियन, दोनों एक ही नाम है। मुख्यतः जैसलमेर में और जोधपुर में पाए जाते हैं। ये लहरदार रेत के टीले होते हैं और इसके साथ ही इनकी विशेषता और भी होती है, ये बरखान या बरछान की तरह गतिशील होते हैं, यानी ये भी अपना स्थान होते हैं। इसके अलावा एक पैराबोलिक पढ़ा जाता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या है? पैराबोलिक को आप देखिए, जैसे आपने बनाया अर्धचंद्राकार रेत का टीला जिसे कहा गया बरखान, और इसके अंदर मान लीजिए किसी साइड से हवा की दिशा बदल गई और इसकी एक शाखा आगे बढ़ गई, तो इसे हम पैराबोलिक या एयर पिन लाइक बालू का स्तूप भी कह देते हैं। एक ताराकार आकृति के बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। ये अभी हाल ही में 2-3 एग्जाम में पूछा गया था, ताराकार आकृति के बालू का स्तूप कहाँ मिलेंगे? ताराकार आकृति के बालू का स्तूप या तो आपको जैसलमेर मिलेंगे, जहाँ पर जो हमारा मरुस्थल है उसके चारों ओर बनते हैं। या इनका जगह बताया गया सूरतगढ़ गंगानगर, यहाँ पर तारा की आकृति के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। विशेषता ये होता है कि जो जलीय क्षेत्र उसके नजदीक जो क्षेत्र होता है वहाँ पर बालू का स्तूप अगर बनते हैं तो ताराकार आकृति। एक स्क्रबकापिस बी बालू का स्तूप के प्रकार ये जैसे रेगिस्तान के अंदर झाड़ियाँ होती हैं, उन झाड़ियों के आसपास बनते हैं, वो स्क्रबकापिस बालू का स्तूप कहलाते हैं। तो कुल 6-7 प्रकार के आपके बालू का स्तूप। एक बार इनको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, कुछ शब्दावली है जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान के अंदर प्रचलित है, उन पर चर्चा करें। एक तो शब्द आता है नेहर या जोहर। ये शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुएं होते हैं जिनका निर्माण चूने के अधः स्तर अनावृत होने से किया जाता है। नेहर जोहर क्या है? शेखावाटी क्षेत्र के पानी के कुएं जिनका निर्माण चूने के अधः स्तर से किया जाता है। एक बीड़ शब्द है। बीड़ वास्तव में निर्जन चारागाह भूमि क्या है? चारागाह और निर्जन भूमि जिसको बीड़ कहते हैं। राजस्थान में काफी प्रचलित है बीड़ शब्द। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द हैं जैसे रण, डाट, पल्ली, प्लाया
और खड़ी में। ये जो पांचों शब्द हैं ये सब रण, टाट, पल्ली, लाया, खड़ी में, ये सारे शब्द इसलिए यूज किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं रेगिस्तान के अंदर जो हमाद मुस्तल है वहाँ पर, और जो निम्न क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा काल के अंदर बनी अस्थायी झीलें हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रण, टाट, पल्ली, पलाया, खड़ी कहते हैं। कई जगह इनका नाम थोक भी मिलता है, थोक, थोक क्षेत्र जो जोधपुर का क्षेत्र है वहाँ पर थोक भी कहा जाता है, ऐसे रण भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त सेवन, अंजन, धामन, करण, ये सब क्या, ये सब पशु पौष्टिक चारागाह घास, ये घासें हैं जो पशु पौष्टिक चारे के रूप में यूज किया है। सेवन, अंजन, धामन, करण। इसके अलावा एक साजी है, साजी रेगिस्तान में पाई जाने वाली झाड़ी है। साजी जो है रेगिस्तान में पाई जाने वाली झाड़ी है, जिससे क्या बनाया जाता है, साजी की जगह लाना, लाना एक झाड़ी है जिससे क्या बनाया जाता है, साजी खाद बनाया जाता है। लाना एक झाड़ी है जो केवल रेगिस्तान में पाई जाती है, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र है, वहाँ पर उगता है ऐसे, हमारे यहाँ में काफ़ी मिलती है। लाना इस झाड़ी है जिससे क्या बनता है, साजी खाद। और बीकानेर जैसे जिले जहाँ पर पापड़ उद्योग फेमस है वहाँ पर इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। एक शब्द और है जिसका नाम है पीवना। पीवना रेगिस्तान में पाया जाने वाला जहरीला सर्प है, ये रेगिस्तान में पाया जाने वाला जहरीला सर्प है जिसको हम क्या कहते हैं, पीवना कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ क्षेत्रों के नाम, जैसे सम, सम जो है जैसलमेर में स्थित एक क्षेत्र है जो जैसलमेर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र, यहाँ थोड़ी अगर आप जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर बिल्कुल वनस्पति नहीं है, दूर तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी रेत के टीले नजर आएंगे, जिसे हम सम कहते हैं, पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र। तो ये क्षेत्र किसके लिए फेमस है, ये क्षेत्र फेमस है डेजर्ट सफारी के लिए। बहुत दूर दूर से लोग अन्य राज्यों से यहाँ पहुँचते हैं डेजर्ट सफारी के लिए रेत के टीलों पर। सम के बाद एक क्षेत्र और है जिसका नाम है आकल, ये भी जैसलमेर में स्थित है, और यहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पुराने, यहाँ 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के जीवाश्म मिले, फॉसिल कहते हैं जीवाश्म को, और वो जीवाश्मों की संख्या कितनी है, लकड़ी के जीवाश्म है 25, 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के 25 जीवाश्म मिले। और यहाँ पर इसी कारण एक पार्क की स्थापना की गई, उस पार्क का नाम ही क्या है, वुड फॉसिल पार्क। कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के किस जिले में वुड फॉसिल पार्क स्थित है, आकल। सम, आकल, आकल के बाद एक क्षेत्र आता है लाठी, ये भी जैसलमेर का है। इस जैसलमेर के इस क्षेत्र के अंदर दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो यहाँ पर भूगर्भीय जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी यानी आंतरिक जल धारा यहाँ पर है, और इसी कारण यहाँ सेवन घास का बहुल क्षेत्र है, सेवन घास बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ उगाई जाती है। सम, आकल, लाठी एक क्षेत्र है, चांदन, चांदन भी कहाँ है, जैसलमेर। इससे हम मीठे पानी का नलकूप होने के कारण बड़ा फेमस नाम इसका थार का घड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, थार का घड़ा। इसके अतिरिक्त एक और क्षेत्र है जिसका नाम है मोहनगढ़, मोहनगढ़ भी कहाँ है, जैसलमेर में, और ये IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु माना जाता है। IGNP का अंतिम छोर, अंतिम बिंदु कौन सा है, मोहनगढ़। मोहनगढ़ के बारे में एक और चीज खासियत मैं बता देता हूँ, यहाँ पर पशु चारा बैंक स्थित है, यानी जिस तरह से पैसों की बैंक है वैसे यहाँ पर एक पशु चारा बैंक की स्थापना भी की गई है। एक क्षेत्र जिसका नाम है नाचना, नाचना भी जैसलमेर में, और यहाँ ये जो क्षेत्र है ये रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है, यहाँ की ऊँट भी बड़े फेमस है, लेकिन इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र रेगिस्तानी प्रसार यानी रेत के टीलों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना, इसके लिए जाना जाता है। जैसलमेर में इसके अतिरिक्त और भी कुछ क्षेत्र है, जैसे पोखरण, हमने बता दिया आपको कि ये जो पूर्णतया हमाद मुस्तल का क्षेत्र पोखरण है।
पोखरण के पास से ही रामदेवरा भी जैसलमेर में स्थित है। तो ले देखिए आपके उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान से संबंधित जानकारियाँ यहाँ कंप्लीट होंगी। आगे हम कल जब मिलेंगे आपसे तो हम अरावली के बारे में चर्चाएँ करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना पढ़िए, कल के लिए और मिलेंगे, अपन अरावली के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये चाहते हैं कि मुहिम लंबी चले जो हम निःशुल्क शिक्षा सबके लिए कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए ना आए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। धन्यवाद बहुत बहुत।